अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और मेमोरी में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रिंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब तक हम लोगों ने एरेज को डिस्कस किया था और एरे के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एरे क्या होती है। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इट कैन बी इधर इंटीजर्स, इट कैन बी इधर फ्लोट और इट कैन बी इधर कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग्स के बारे में कहा जाता है कि स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर एरेज। असल में वही कैरेक्टर एरे को हमने क्या नाम दे दिया, स्ट्रिंग का नाम दे दिया, ठीक है। इसमें और एरे कैरेक्टर एरे में एक डिफरेंस है कि स्ट्रिंग को आप टर्मिनेट करते हैं एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर के साथ, डेट इज़ \0। इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है नल, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग को हमेशा \0 एक नल कैरेक्टर के साथ हमेशा टर्मिनेट करते हैं। तो स्ट्रिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट असल में एक वन डायमेंशनल एरे होती है कैरेक्टर्स की, जिसके एंड में आप क्या लगाते हैं, एक नल कैरेक्टर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक आपने एरे बनाई है कैरेक्टर नेम के नाम से, ठीक है, और आपने उसमें ये एलिमेंट सेव करवा दिए HAESLER और एंड में आपने उसके अंदर एक नल कैरेक्टर को भी सेव करवा दिया। तो ये अब आपकी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। नॉर्मल एरे और इसमें ये डिफरेंस होगा कि आपने इसके एंड में एक नल कैरेक्टर डिफाइन करना होगा। हर कैरेक्टर इस एरे के अंदर एक बाइट लेता है मेमोरी के अंदर, और जो लास्ट कैरेक्टर है \0 इस ये भी एक बाइट लेता है। टोटल ये हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइट्स की कैरेक्टर एरे हो गई है, ठीक है। और जो \0 है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप नल कैरेक्टर कहते हैं। \0 और 0 दोनों सेम नहीं होते। \0 का जो s की वैल्यू होती है वो 0 होती है, जबकि नॉर्मल 0 अगर आप सेव करवाते हैं तो उसकी s की वैल्यू होती है 48, ठीक है। तो ये जो टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से कंप्यूटर को पता चलता है, आपके प्रोसेसर को, कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है। नहीं तो आप यहाँ पर अगर साइज़ ना बताएं तो उसे नहीं पता चलेगा कि आपकी स्ट्रिंग का एंड कहाँ पर होना है। तो आपने हमेशा जो भी आपने नेम सेव करवाना है अपने एरे के अंदर, एंड आपने उसको करना है \0 के साथ। तो अगर आप इसे \0 के साथ एंड नहीं करेंगे तो वो कैरेक्टर ऑफ एरे हो जाएगी, वो स्ट्रिंग नहीं कहलाएगी। तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपकी कैरेक्टर एरे में और स्ट्रिंग के अंदर। ये कैरेक्टर एरे जो है वो नॉर्मल कैरेक्टर्स को सेव करवाती है, जबकि स्ट्रिंग के अंदर आप उसको टर्मिनेट करवाते हैं \0 के साथ। तो अगर आप जो है आपने अभी यहाँ पर ये कैरेक्टर एरे इनिशियलाइज़ किए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर नेम, और अब आपने डायरेक्ट अपने क्या किए हैं, अपने सारे कैरेक्टर सेव करवा दिए हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और आपको यहाँ पर \0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको खुद ही ले लेगा। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे। आपने इनिशियलाइज़ किया अपनी स्ट्रिंग को, उसका नाम आपने नेम रखा और आपने उसके अंदर एक कुछ आपने कैरेक्टर सेव करवा दिए, ठीक है। फिर आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाया i = 0 के नाम से, और जब तक i 7 से लेस देन है आपका ये लूप चलता रहेगा। प्रिंट की आपने कमांड यूज़ की है। कैरेक्टर्स एरे को प्रिंट करवाने के लिए आप यूज़ करते हैं \c, और आपने यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग का नाम दे दिया है और साथ में आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर i यानी कि उसका इंडेक्स नंबर डाल दिया। तो जब i = 0 होगा तो नेम 0 पर k प्रिंट हो जाएगा। इस तरह जब आपका लूप फिर इंक्रीमेंट होगा तो i = 1 के ऊपर l प्रिंट हो जाएगा, कि i इंक्रीमेंट होगा, फिर i = 2 के ऊपर n प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आपकी इसका आपको साइज़ पता था, आपने इसका साइज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और जब ये 7 तक जाएगा तो ये आपके सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे और आपका लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड यही काम आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर अपनी एरे की प्रिंटिंग का काम आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी स्ट्रिंग एंड होती है एक कैरेक्टर \0 के ऊपर। तो आप अपने लूप को चलाएं जब तक कि आपका इनपुट जो है \0 के बराबर ना हो जाए, तो आपकी क्या होनी चाहिए, प्रिंटिंग होती रहनी चाहिए। तो इसका ये फ़ायदा होगा, यहाँ पर आपको साइज़ मेजर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। आप डायरेक्ट उसको कंपैरिजन करवा देते हैं \0 के कैरेक्टर के साथ। जहाँ पर जाके इसको \0 मिलेगा वहाँ पर आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, प्रिंट होना ख़त्म हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस केस में आपको साइज़ बताना लाजमी था, लेकिन इससे फ़ायदा ये हो गया, यहाँ पे आपको बताया कि आपकी स्ट्रिंग हमेशा यहाँ पर ख़त्म होती है, तो आपने अपने लूप में ये कंडीशन डाल दी है। अब आपको यहाँ पर साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था सेकेंड तरीका, आप अपनी स्ट्रिंग को उस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। एक और तरीका ये होता है बजाय इसके कि आप अपनी साइज़ दें या फिर उसको आप जो है स्ट्रिंग का नाम मेंशन करें। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं।
आपने एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया स्टैटिक ptr के नाम से, और आपने उस पॉइंटर में इसका बेस एड्रेस सेव करवा दिया। आपको पता है जब आप स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं तो वो असल में क्या होता है, उसका बेस एड्रेस शो कर रहा होता है, वो आपने ptr में सेव करवा दिया। तो एक तरीका ये भी है कि आप वैल्यू एट ptr, जो भी उसमें लास्ट वैल्यू आएगी जब तक वो \0 के बराबर नहीं होता, आपका लूप चलता रहे और आप पॉइंटर को यूज़ करके अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट भी करवाते रहेंगे। और यहाँ पर आप अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो 3 तरीक़ों से आप अपनी कैरेक्टर स्ट्रिंग को, अपने कैरेक्टर एरे को या अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग साइज़, या फिर आप \0 की कंडीशन लगाएं, या फिर आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर लें। तीनों तरीके वैलिड हैं, आप 3 तरीक़ों से करवा सकते हैं। अब इन्हीं मेथड्स को हम अपने कंपाइलर पर चला कर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपने जो भी नेम के अंदर वर्ड सेव करवाया था, आपका वो वर्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, अब सेकंड प्रोग्राम को भी चला के देख लेते हैं। ये प्रोग्राम भी सेम वही काम कर रहा है, आपकी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देगा। एंड द लास्ट यूजेज इज यूजिंग पॉइंटर्स। ये प्रोग्राम भी सेम यही काम कर रहा है। तो ये आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको पॉइंटर्स का यूज़ करना है, आपको अपनी स्ट्रिंग का नाम यूज़ करना है, या फिर आप उसका साइज़ आपको पता है तो आप साइज़ को भी कंडीशन में डाल सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे आप स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के। क्योंकि हमने %d, %f और %c 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े थे, अब एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ और वो है आपका %s। ठीक है, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाया गया है जिससे %s कहते हैं। ठीक है, इस %s स्पेसिफायर को आप printf में भी यूज़ कर सकते हैं और आप scanf में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग बनाई है नेम के नाम से और उसका साइज़ आपने रख लिया खुद से 25। आपने प्रिंट करवाया एंटर योर नेम, यूज़र अपना नेम एंटर करेगा तो वो नेम आपने सेव करवा दिया नेम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि नेम को आपने स्ट्रिंग डिफाइन किया है तो आपने %s उसका स्पेसिफायर यूज़ कर लिया। अब उसी नेम को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने लिखा हेलो और आगे आपने स्पेसिफायर मेंशन कर दिया। वो उस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर जो भी आपने नेम एंटर किया हुआ होगा, जो नेम के अंदर सेव था, वो चीज़ प्रिंट करवा देगा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग चला के देखेंगे। एंटर योर नेम, आपने अपना नाम यहाँ पर एंटर किया। तो जब आपने अपना नाम एंटर किया तो नेम स्ट्रिंग के अंदर जाके आपका नाम सेव हो गया और उसके बाद जब आपने प्रिंटिंग करवाई तो हेलो के बाद %s की जगह पर इसने वही नाम आपका प्रिंट करवा दिया। तो आसान तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप %c का इस्तेमाल करें, आप डायरेक्ट %s को यूज़ करके स्ट्रिंग में आपको अब यहाँ पर एरे को यूज़ नहीं करना पड़ा, आपकी एरे की तरह ये फंक्शन नहीं कर रहा, आपको लूप नहीं चलाना पड़ा, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने डायरेक्ट अपनी स्ट्रिंग का नेम दिया और पूरे का पूरा स्ट्रिंग में जो भी चीज़ सेव थी वो यहाँ पर आके आपका प्रिंट हो गया। तो अब ये एज एन एरे काम नहीं कर रही, बल्कि स्ट्रिंग जो है थोड़ा सा उससे डिफरेंस हो गया इसका, क्योंकि इसमें आपको लूप चलाना नहीं पड़ा, आपको 1 बाय 1 कोई किसी कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करवाना पड़ा। आप डायरेक्ट अब इसमें क्या करते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इस नेम के अंदर आपने सेव करवा लिया और उसको एज इट इज़ आपने एक्सेस भी कर लिया। तो दिस मेथड इज़ फार मोर ईजी देन द प्रीवियस वन।
अच्छा, जब भी आप स्कैनफ यूज़ कर रहे होते हैं और उसको यूज़ करते हुए आप कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेंगे तो उसके लिए आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट थिंग ये कि जो भी आपने डायमेंशन डिफ़ाइन की हुई है पीछे, आपकी स्ट्रिंग उसकी डायमेंशन को इंक्रीज़ ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर उसकी डायमेंशन 25 रखी है तो आप नाम लिख रहे हो अपना, तो 25 से कैरेक्टर्स को इंक्रीज़ ना करें। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि सी कंपाइलर बाउंड चेकिंग परफॉर्म नहीं करता है कैरेक्टर या एरे के ऊपर। वो नहीं चेक करता कि कहीं आपने उससे ज़्यादा नंबर्स एंटर तो नहीं कर दिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो मेमोरी में किसी और जगह पर जाके सेव हो जाएंगे। जो भी आपने डेटा एंटर किया हुआ है, हो सकता है वो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो डेटा क्या हो जाएगा, आपने एक्स्ट्रा डेटा एंटर किया है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर आप लूज़ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें जो भी आपने साइज़ रखा है, आप अपना जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो उस साइज़ के अंदर हो। ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि स्कैनफ की एक ये लिमिटेशन है कि ये मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं ले सकता, उसको रिसीव नहीं कर सकता। आप एक टाइम पर एक ही वर्ड एंटर कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये नाम, आपका नाम 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फिर आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस लिमिटेशन को हमने रिड्यूस करने के लिए, उस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए आप यूज़ करते हैं गेट एस का फंक्शन। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपने नेम से एक एरे बनाई है और आपने प्रिंट करवा दिया एंटर योर फुल नेम, तो जो भी यूज़र एंटर करेगा नेम, वो आप गेट एस के थ्रू, आप बजाय इसके स्कैनफ को यूज़ करने के आप गेट एस को यूज़ कर रहे हैं। गेट एस में आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड का नेम एंटर कर सकते हैं। फिर आपने क्या किया, स्क्रीन पर प्रिंट करवाया पुट एस से। पुट एस को यूज़ करते हुए जो प्रिंटिंग का काम आप कर रहे थे, प्रिंट एफ को यूज़ करके, अब वही काम आप पुट एस को यूज़ करके करेंगे। तो आपने स्क्रीन पर प्रिंट करवाया हेलो, एंड देन आपने नेम में जो भी चीज़ सेव करवाई थी उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो गेट एस में और स्कैन एफ में क्या डिफरेंस हुआ, गेट एस जो है एक से ज़्यादा वर्ड का नेम प्रिंट करवा सकता है या एक से ज़्यादा वर्ड वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकता है। स्कैन एफ में आप सिर्फ एक ही वर्ड एंटर कर सकते हैं। जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं नेम एंटर करके, तो वो उस चीज़ को अपने सेव करवा लेता है, तो आपको स्पेस अलाउ नहीं करता। ठीक है। तो ये चीज़ गेट एस में ये फ़ायदा हो गया कि आप एक से ज़्यादा वर्ड का नेम एंटर कर सकते हैं और पुट एस के थ्रू आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कंपाइलर में। अब ये कह रहा है एंटर योर फुल नेम। अब आपने क्या किए, 2 वर्ड्स एंटर कर दिए। तो उसने क्या किया, पहले हेलो को पुट एस के थ्रू आपने क्या किया, हेलो को प्रिंट करवाया, और देन आपने एलेक्स मैक्स 2 वर्ड थे तो उसने इसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। नाउ लेट्स ट्राई इट विद द 3 वर्ड्स के। ये 3 वर्ड्स के ऊपर भी काम करता है। या मोर देन 3 वर्ड्स के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आप एक से ज़्यादा वर्ड्स को सेव करवा सकते हैं। सो स्ट्रिंग्स के लिए हमारे पास बजाय इसके कि हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ करें, हम क्या प्रेफर करेंगे कि हम गेट एस और पुट एस वाले फंक्शन को यूज़ करें। ठीक है। तो हमें लिमिटेशन समझ में आ गई कि स्कैन एफ की लिमिटेशन क्या थी, और उसके लिए हमने ओवरकम करने के लिए गेट एस और पुट एस की हेल्प ले ली। ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुट एस जो है एक स्ट्रिंग को एक टाइम पे प्रिंट करवाता है। तो उसके लिए हमने 2 पुट एस यूज़ किए थे, एक हमने हेलो को प्रिंट करवाया और एक जो भी नेम में के अंदर जो भी चीज़ सेव करवाई है उसको आपने प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के अंदर पॉइंटर से क्या कॉन्सेप्ट है, आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये आपने एक str के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई है और उसके अंदर आपने हेलो सेव करवा दिया, और एक आपने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया आपने और उसके अंदर भी आपने क्या किया, हेलो सेव करवा दिया। ठीक है। अब इन दोनों फॉर्म्स को यूज़ करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के अंदर असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ लिमिटेशन है। लेकिन पॉइंटर अगर आपने पॉइंटर बनाया हुआ कैरेक्टर के नाम से, तो उसको आप दूसरे पॉइंटर के अंदर असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपने एक स्ट्रिंग बनाई str1 के नाम से, उसके अंदर आपने हेलो सेव करवा दिया, और एक आपने str2 के नाम से बनाई, वो आपकी एम्प्टी है। ठीक है, उसका आपने साइज़ डिफाइन कर दिया। फिर आपने एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया, उसमें आपने गुड मॉर्निंग सेव करवा दिया, और एक कैरेक्टर पॉइंटर क्यू बना दिया, वो भी अभी अनडिफाइंड है। तो जब आप str2 में str1 को सेव करवाना चाहेंगे तो ये चीज़ आपको एरर दे देगी और ये चीज़ एग्जीक्यूट
नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है आप एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में असाइन नहीं करवा सकते लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स जैसे हम करते हैं। लेकिन ये काम अगर आप यूजिंग पॉइंटर्स करेंगे तो एस के अंदर जो भी है वो क्यू के अंदर सेव हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं कहीं पर, तो फिर आप बजाय इसके कि आप एक स्ट्रिंग डिफाइन करें, आप उसकी जगह पर उसके पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हाउ डज इट वर्क। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने एरर जनरेट कर दिया, असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो इस पॉइंट को हम कमेंट आउट कर देते हैं और अब आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम चल गया। इसका मतलब है कि क्यू वेरिएबल के अंदर, क्यू पॉइंटर के अंदर एस के अंदर जो भी था वो चीज़ जाके सेव हो गई है। तो ये चीज़ आपके ऊपर क्लियर हो गई कि आप स्ट्रिंग में असाइनमेंट नहीं कर सकते लेकिन पॉइंटर्स में असाइनमेंट कर सकते हैं। तो जब आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है तो वहाँ पर आप स्ट्रिंग्स की जगह या स्ट्रिंग वेरिएबल की जगह पर आप क्या यूज़ कर लेंगे, पॉइंटर्स यूज़ कर लेंगे। एक और लिमिटेशन है, वंस ए स्ट्रिंग हैज़ बीन डिफाइंड इट कैन नॉट बी इनिशियलाइज टू अनदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स। एक बार आपने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया, आप उसके अंदर दूसरे कैरेक्टर सेव नहीं करवा सकते, लेकिन ये चीज़ आपको कैरेक्टर पॉइंटर्स में अलाउड है। इस तरीके से कि आपने एक स्ट्रिंग 1 के नाम से स्ट्रिंग बनाई है, उसमें आपने हेलो सेव करवा दिया, और एक पी के नाम से कैरेक्टर पॉइंटर है जिसमें आपने हेलो सेव करवाया। तो स्ट्रिंग 1 को अब आप अपडेट करने के लिए उसमें कोई और स्ट्रिंग सेव करवा रहे हैं तो ये चीज़ वो आपको अलाउ नहीं करेगा। जो आपने एक बार इनिशियलाइज़ कर दिया वही चीज़ रहती है, तो इस पर एरर जनरेट कर देगा। लेकिन यही आप पॉइंटर में कर सकते हैं, आप पॉइंटर को अपडेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इसने यहाँ पर भी वही एरर जनरेट कर दिया, असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप, दिस इज़ नॉट अलाउड। लेकिन पी आपका जो है अपडेट हो गया है। ठीक है, तो दो लिमिटेशन है आपके पास। आप पहली लिमिटेशन हमारे पास थी कि हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते, और सेकंड आप उसको जो एक बार इनिशियलाइज़ कर लें तो दोबारा से एक और सेट ऑफ कैरेक्टर उसमें सेव नहीं करवा सकते। इन दो लिमिटेशंस की वजह से अगर आप पॉइंटर्स पर स्विच करना चाहें तो फिर आप पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं स्ट्रिंग्स को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ strlen स्ट्रिंग लेंथ। दिस फंक्शन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर आपके पास है strlwr, तो ये क्या करता है, ये फंक्शन ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। strupper क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये कुछ हमारे पास लाइब्रेरी में डिफ़ॉल्ट आपको फंक्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। स्ट्रिंग कैट को अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के एंड में अपेंड करवा देता है। ठीक है, स्ट्रिंग कंकैटिनेट कहलाता है ये। इसी तरीके से strncat क्या करता है, इट अपेंड्स फर्स्ट एन कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द अदर। पहला वाला फंक्शन क्या कर रहा था, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करवा रहा था, जबकि इससे नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ कैरेक्टर्स को जो आप डिफाइन करेंगे फंक्शन के अंदर ही, कि आपने कितने कैरेक्टर्स को अपेंड करवाने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करके एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करवा सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स कॉपी करवाना है तो आप strn कॉपी यूज़ कर सकते हैं। दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाने के लिए आप स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस को आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ फंक्शंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, बाकी फंक्शंस आप खुद से देख सकते हैं कि इनका यूजेज क्या है, और उनको यूज़ करके आप अपने और उन्हीं फंक्शंस को आप यूज़ करके अपने प्रैक्टिस प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास strlen इन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, यानी कि आपकी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं ये आपको काउंट करके दे देगा। तो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपने एरे नाम की एक स्ट्रिंग बनाई है यहाँ पर, और आपने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ कर दिए length 1 एंड length 2 के नाम से। length 1 में आपने क्या किया, strlen का फंक्शन यूज़ किया और आपने उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग का नाम दे दिया। तो जो भी जितने भी कैरेक्टर्स होंगे इसके अंदर strlen क्या करेगा, उन फंक्शंस को कैलकुलेट करेगा और length 1 के अंदर सेव करवा देगा। इसी तरीके से आपने बजाय इसके एरे दें, आपने डायरेक्ट इसमें क्या दे दिया, कैरेक्टर्स लिख दिया, आपने अपनी स्ट्रिंग टाइप कर दी यहाँ पर, वो
उसके कैरेक्टर्स को काउंट करेगा और लेंथ 2 में सेव करवा देगा। अब आप यहाँ पे क्या करें, प्रिंटफ का फंक्शन यूज़ करते हुए आप स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा रहे हैं और साथ में उसकी लेंथ क्या है वो भी प्रिंट करवा रहे हैं। और सेकंड, आपने यहाँ पर बजाय इसके कि स्ट्रिंग का नाम लिखें, आपने पूरी स्ट्रिंग टाइप कर दी और आप उसकी लेंथ को भी प्रिंट करवा रहे हैं। तो स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन क्या करेगा, जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके एरे के अंदर, आपकी स्ट्रिंग के अंदर, उनको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। तो इस फंक्शन को इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब आपने देखा कि इसने बताया स्ट्रिंग बैम्बूजल थी और उसकी लेंथ कैलकुलेट की गई है 10। तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरीके से जो आपने हमटी डम्टी लिखा था तो आपने उसकी लेंथ भी इसने कैलकुलेट करके आपको दे दी। तो इस फंक्शन से बड़ा फ़ायदा हो गया कि आपको अगर कभी भी अपनी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, strlen टाइप करना है। और ये लाइब्रेरी का जो फंक्शन है तो आपको इस फंक्शन को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने बस strlen लिखना है और अंदर जो है आप क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग का नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने जो काम strlen फंक्शन के थ्रू हुआ था वो आपने ख़ुद करना है, बजाय इसके कि आप strlen का फंक्शन यूज़ करें, आप इस फंक्शन को ख़ुद से क्रिएट करें, तो फिर आपका प्रोग्राम किस तरह से होगा। आपने एक एरे डिफ़ाइन कर दी यहाँ पे, उसी तरीके से स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया, आपने 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ कर लिए, आपने अब फंक्शन जो बनाया है वो आपने लिख दिया strlen, यानी कि ये फंक्शन आपका अपना है। तो इस फंक्शन को आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ये लाइब्रेरी का फंक्शन नहीं है। तो नीचे आके आपने इस फंक्शन को डिफ़ाइन किया और उस फंक्शन का इनपुट क्या है, एक पॉइंटर। ठीक है, वो क्या करेगा, इस एरे, ये एरे के असल में क्या शो कर रहा है, ARR इसका बेस एड्रेस बता रहा है, तो बेस एड्रेस आपने एक पॉइंटर वेरिएबल में सेव करवा दिया। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया है लेंथ के नाम से, उसकी लेंथ इस वक्त 0 है। जब तक पॉइंटर की लेंथ, जब तक वैल्यू एट दिस पॉइंटर डज नॉट इक्वल्स टू 0 \0 कि ये जो नल कैरेक्टर है, तब तक आपकी क्या होती रहे, आपका जो लेंथ है वो अपडेट होता रहेगा। तो लेंथ 0 से इनिशियलाइज होगा, वो चेक करेगा, फर्स्ट वन इज़ b, लेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा और आपका पॉइंटर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा, नेक्स्ट में आपके पास a आएगा, फिर से आपका लेंथ इंक्रीमेंट हो जाएगा, पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, जब तक ये इसके एंड में पहुंचेगा। तो जहाँ पर उसको ये मिलेगा वहाँ पर आपका लूप ख़त्म हो जाएगा। लेंथ की जो भी वैल्यू आएगी वो आपने क्या करवा दी, रिटर्न करवा दी। तो वो वैल्यू रिटर्न होकर आपके पास लेंथ len1 वाले वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी। सेम काम आपका strlen, जब आप हमटी डम्टी को इनपुट दिया आपने तो वो भी वही काम करेगा, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा और लेंथ 2 में चली गई और आपने फिर उन दोनों लेंथ्स को यहाँ पर क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो यही काम जो strlen कर रहा था, अब हमने उसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देख लिया कि ये फंक्शन बैकएंड पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपको अलाउड नहीं है कि आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करें तो आप खुद से अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को भी चला के देख लेते हैं। तो ये फंक्शन भी, ये पूरा प्रोग्राम भी सेम इसी तरीके से काम कर रहा है। आपका strlen का फंक्शन सही वर्क कर रहा है, तो आपके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो strlen फंक्शन यूज़ कर लें या फिर अपना फंक्शन खुद क्रिएट कर लें और उसके थ्रू आप अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है str कॉपी, यानी कि स्ट्रिंग कॉपी। ये फंक्शन क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग के कंटेंट्स को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। बेस एड्रेस इस सोर्स का और टारगेट स्ट्रिंग का आपको इस फंक्शन में देना पड़ता है, यानी कि आप किस स्ट्रिंग को कॉपी करवाना चाह रहे हैं और किस स्ट्रिंग में कॉपी करवाना चाह रहे हैं, उन दोनों के बेस एड्रेसेस आपको फंक्शन के अंदर इनपुट करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम था, एक सोर्स है आपकी, यानी कि इस स्ट्रिंग को आपने कॉपी करवाना है इस टारगेट स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो आपने जब str कॉपी लिखा फंक्शन तो आपने टारगेट भी दिया, आपने आपकी टारगेट क्या है जिसके अंदर आपने सेव करवाना है, जिसके अंदर कॉपी करवाना है, और आपने अपनी सोर्स भी दे दी। फिर आपने printf यूज़ करते हुए दोनों स्ट्रिंग्स को यहाँ पर प्रिंट किया है। तो लेट्स सी हाउ डज़ इट वर्क। क्या वाकई अब ये वाली टारगेट स्ट्रिंग इस वक्त अनइनिशियलाइज्ड है, जब टारगेट को आप प्रिंट करवाएंगे तो उसके अंदर भी सेम यही कंटेंट सेव हो चुका होगा।
तो आपकी सोर्स स्ट्रिंग और टारगेट स्ट्रिंग दोनों क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि str कॉपी या स्ट्रिंग कॉपी वाले फंक्शन से आपने ईजीली अपनी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करवा दिया। ठीक है, अब ये काम हमने लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करके किया। अब सेम चीज़ हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को खुद से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसका नाम आपने यहाँ पर क्या रख दिया, xstr कॉपी। अब इसके अंदर क्योंकि दो चीज़ें आप इनपुट कर रहे हैं, एक टारगेट का बेस एड्रेस, एक सोर्स का बेस एड्रेस, तो दो आपने पॉइंटर्स यहाँ पर बना लिए। और जब तक आपकी सोर्स स्ट्रिंग जो है जब तक वो नल कैरेक्टर के बराबर नहीं होती तब तक आपका लूप चलता रहेगा। और होगा क्या, जो वैल्यू एट दिस पॉइंटर है वो कॉपी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप ये चीज़ आपको पॉइंटर्स में अलाउड है। तो जो भी एस के अंदर इसका फर्स्ट वैल्यू एस होगा वो जाके सेव हो जाएगा टी के अंदर। ठीक है, आपने एस को इंक्रीमेंट कर दिया, टी को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम ये इंक्रीमेंट होकर ए पे चला जाएगा तो ए कॉपी हो जाएगा टी के अंदर। फिर वाई ओ एन ए आर ए, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता आपके सारे कैरेक्टर्स कॉपी हो जाएंगे। और एंड में क्योंकि आपको पता है नल कैरेक्टर के तक जैसे ही आता है आपका लूप एंड हो जाता है, तो आपकी टारगेट वाली स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर कॉपी नहीं हुआ। तो उसके लिए आप खुद से आप एंड में उसके अंदर नल कैरेक्टर को सेव करवाते हैं और ये आपका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंटर्स पे काम कर रहे हैं, पॉइंटर्स में आप कुछ रिटर्न नहीं करते, आपकी वैल्यूज़ खुद अपडेट हो जाती हैं। तो आपका जो टी का वाला पॉइंटर है वो क्या हो गया, यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब आपने डायरेक्ट क्या कर लिया, उन दोनों को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। योर प्रोग्राम इज़ वर्किंग फाइन। आपके जो भी सोर्स स्ट्रिंग थी वो इजीली कॉपी हो गई है आपकी टारगेट स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है, आपने पॉइंटर्स का यूज़ किया है और आपने xstr कॉपी वाला फंक्शन जनरेट किया है।